Welcome to ACM classes. Today we're going to solve CTET 2024. 14 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है 2024 में उसका हम एग्जाम पेपर सोल्व करेंगे पार्ट 2 दैट इज मैथमेटिक्स. लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. क्वेश्चन नंबर 31 इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पहले हम ये समझें. स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसको आप लिख सकते हो किसी भी बहुत बड़े नंबर को या लार्ज नंबर को नॉर्मली यूज़ किया जाता है लिखने के लिए, विच इज़ a इंटू 10 रेज टू पावर n. अब यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 10 के बीच में रह सकती है. 10 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है. तो 1 इज इंक्लूडेड, 10 इज नॉट इंक्लूडेड. जो n है ये आपका इंटीजर्स है. अब अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन के बेस पर देखूं तो 83.7 इज ग्रेटर देन 10, तो ये आंसर नहीं होगा. 45 ग्रेटर देन 10, 0.6 लेस देन 1, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. सिंपल. आई होप इट वाज क्वाइट क्लियर. नंबर 2, 32. इन अ पेंटागन ABCD, पेंटागन क्या होता है जहां 5 साइड्स होती है. ट्राइंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल में 4 और पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6 एंड सो ऑन 6 आई मीन. तो पेंटागन में 5 साइड्स है, 5 साइड्स है, उनके एंगल्स दिए हुए हैं ABCDE, सब x की वेरिएबल्स में है. 2x + 9, 2x + 1 एट्सेट्रा. आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ 2x + 10, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है. कैसे निकालोगे? अब पेंटागन के अगर एंगल्स का टोटल मालूम है तभी निकालोगे. उसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी लिख लो. पेंटागन का नहीं, सारे पॉलीगन्स का ही फॉर्मूला है. चाहे आप ट्राइंगल में इसको आजमा के देख लो. फॉर्मूला कहता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180. ये फॉर्मूला है आपका जब भी आपको सम ऑफ ऑल इंटीरियर या इंटरनल एंगल्स का निकालना हो. ट्राइंगल का फॉर एग्जांपल n3 है, 3 - 2 1 इंटू 180. ट्राइंगल का जो टोटल होता है इंटरनल सारे एंगल्स का वो 180 होता है. क्वाड्रिलेटरल n को 4 ले लो, साइड्स 4 होती है. 4 - 2 2, 2 इंटू 180 360 हो गया. क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सबका यही है. पेंटागन 5 साइड्स होती हैं. 5 - 2 3, 3 इंटू 180, दैट मीन्स 540 शुड बी द टोटल फॉर अ पेंटागन. चलो इस फॉर्मूला से ये समझ आ गया. अब ये 540 है किसका टोटल? ये 540 इन सब एंगल्स का टोटल है. ABCDE जो 5 वर्टिसेस से बने हुए हैं इनको ऐड कर लेते हैं. 2x + 2x 4x + 2x 6x + 2x 8x + 2x 10x. सो दिस इज इक्वल टू 10x प्लस या माइनस, देखते हैं क्या आता है. +9 + 1 + 10, +10 - 1 + 9, 9 + 5 14, 14 - 4 10, तो ये है गया 10x + 10 के इक्वल. सो दैट मीन्स अगर मैं 10 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं ये बनता है 10x = 530. 0 से 0 कैंसिल. दैट मीन्स x की जो वैल्यू है 53 आ गई. मुझे निकालना है 2x + 10. 2x का मतलब 2 इंटू 53 106, 106 + 10 मतलब जो मेरा आंसर होगा वो होगा 116. दैट इज द आंसर आई हैव. सिंपल. तो अगर आपको बेसिक्स पता है, डेफिनेशंस आती हैं, फॉर्मूलाज हैं, तो यू कैन ईजिली क्रैक द CTET मैथमेटिक्स फुल मार्क्स. नो चांस टू लूज एनीवन अ सिंगल मार्क अगर आपको कुछ बेसिक्स आते हैं तो. थर्ड 33 क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन. Which one of the following is the most appropriate feature of the mathematics textbook at elementary level? अब elementary level क्या होता है? elementary level होता है आपका 1st to 8th क्लास का. 1 to 5 को प्राइमरी बोलते हैं, 6 to 8 को अपर अपर प्राइमरी बोलते हैं. तो कंसेप्ट बुक्स में जो मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें क्या होना चाहिए? मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर शुड बी प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. The language of the book must be highly precise and technical. Must contain a lot of similar questions to practice. Should be presented from complex to simple. Now, जो first option है that should be the answer to this कि present from concrete to abstract. ठोस से अमूर्त पिक्चर्स की बजाय we should go towards the numbers etc. now. अब must be highly precise technical तो नहीं बोलूँगा मैं. A lot of similar question practice ये भी नहीं बोलूँगा मैं. प्रेजेंटेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तो मैं फिर भी मान लेता. कॉम्प्लेक्स टू सिंपल वी कांट एग्री टू इट. सो दिस इज नॉट द आंसर. आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन 34. अ सम ऑफ 8000 becomes 9500
एट 7.5% पर एनम इन एक्स ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। तो सम ऑफ 8,000 बन जाता है, मतलब ये प्रिंसिपल है। कितना बनता है अमाउंट, 9500 बन जाता है। किस पर बनता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% पर एनम है। कितने टाइम में बनता है, एक्स ईयर्स में बनता है। तो मेरे को इंटरेस्ट मालूम है बिकॉज जो अमाउंट होता है आपका दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाला जा सकता है, दैट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट मीन्स 9500 माइनस 8000, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1500 रुपये। कितने सालों का नहीं पता, चलो देखते हैं, वो भी निकाला जा सकता है। बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला होता है, वो है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो अगर वैल्यू पुट की जाए, सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकाला 1500 आ गया, प्रिंसिपल मुझे मालूम है 8000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%, तो 75/10 लिख लेते हैं। टाइम मुझे निकालना है जो मुझे गिवन है x, तो इसको x लिख लेते हैं। एंड नीचे आएगा इंटू 100 एज यूजुअल। सो इन 3 जीरो से तो ये तीनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब 75, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 25 इंटू 375, 25 इंटू 650, 0 आ गया। अब ये 8 के टेबल पे देखो तो 4 इंटू 2 8 एंड 4 इंटू 1 15 हो गया। 3 के टेबल पे ये भी चला जाएगा, ये हो गया 5। तो जो टाइम हो गया, द टाइम विच इज x, दैट इज 5/2, मतलब 2.5 साल। चलो जी, ये भी निकल गया। अब करना क्या है, क्वेश्चन में क्या करना था, क्वेश्चन में था व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सम इन द सेम टाइम। सम मुझे पता है 8000 है, सेम टाइम ये मैंने निकाल लिया 2.5 ईयर्स एट 20% पर एनम ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। तो अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है। तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड अमाउंट दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर टाइम इन ईयर्स। कंपाउंड अमाउंट मुझे निकालना है, प्रिंसिपल मुझे पता है 8000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है दैट इज 20% नाउ, अब चेंज कर दिया इन्होंने, 20/100 रेज टू पावर 2.5। अब 2.5 पावर में कैसे लेके जाऊं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कई बार कंपाउंड अमाउंट आप ईयरली निकालते हो, कई बार सेमी एनुअल निकालते हो, हाफ ईयरली, कई बार क्वार्टरली निकालते हो। तो उस केस पे क्या करते हैं, जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट होता है, अगर हम हाफ ईयरली निकाल रहे हैं तो हाफ ईयर निकालते हुए हम इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं, टाइम को ईयर्स में दिया होगा डबल कर देते हैं। बट अगर 6 महीने के लिए निकालना हो तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो 6 महीने के लिए पूरे साल का इंटरेस्ट दे देगा, वो आधा इंटरेस्ट देगा, मतलब 20 का 10% देगा। तो इस क्वेश्चन को करने का ढंग क्या होगा, वी कैन हैव 8000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 20/100 इज दैट इज 1/5। तो पहले 2 साल तो यही चला, बट जो नेक्स्ट ईयर आया उसमें 20 की बजाय 10% इंटरेस्ट चलेगा। साल बचा है हाफ इंटू 2, क्योंकि एक साल में 2 बार 6 हाफ ईयर 2 बार 6 महीने आते, तो हाफ ईयर को मैं 1 लिखूंगा बिकॉज ये मेरे इंटरेस्ट रेट भी आधा कर दिया। होप दिस इज क्वाइट क्लियर। यहाँ 20% था, मैंने 10% ले लिया क्योंकि 6 महीने में 10% ही देगा, जो भी देगा पूरा 20% नहीं देने वाला। अब इसको मैं सोल्व करूंगा, आई गेट माई आंसर। सो लेट्स सोल्व इट, इसको अब आगे सोल्व कर लेते हैं। जस्ट बी 1 मोमेंट, जब तक ये रब होता है। कुछ टेक्निकल एरर है आज, सिस्टम बड़ा ट्रबल दे रहा है। चलो इतना स्पेस काफ़ी है। सो दिस इज 8000 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 1 ही होता है 6/5। 6/5 का स्क्वायर होगा 36/25 इंटू 11/10। आई थिंक ये क्वाइट क्लियर है। 1 प्लस 1/5 इज 6, एलसीएम लिया मैंने 5, यहाँ 5 आया, यहाँ +1 आया, 6/5 हो गया, उसका स्क्वायर लिख दिया बिकॉज स्क्वायर था। यहाँ 1 प्लस 1/1 प्लस 1/10 11/10 हो गया। नाउ लेट्स सोल्व इट।
25 इंटू 3 75, 5 रिमाइंडर इंटू 2, तो मेरा आंसर होगा 32 इंटू 36 इंटू 11. सो लेट्स मल्टीप्लाई देम नाउ. 11 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले. 11 इंटू 6 66, 6 रिमाइंडर. 11 टू 3 33 एंड 6 39, तो ये हो गया 396 मल्टीप्लाइड बाय 32. अब देखो ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है लास्ट डिजिट को अगर मैं लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ 6 इंटू 2 12, लास्ट में आएगा 2, तो किसी भी ऑप्शन में लास्ट में 2 नहीं है इसको छोड़ के. सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते थे, आप सबके लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 1 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, तो तब भी आप आंसर दे सकते थे. तो एट एनी पॉइंट इन द क्वेश्चन पेपर यू कैन गिव द आंसर, नो इश्यूज अबाउट इट. आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए. एवरी क्वेश्चन इन दिस टेस्ट पेपर वाज ऑन द बेस्ड ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स. आई थिंक बेसिक नॉलेज एंड सम शॉर्ट ट्रिक्स यू कुड इजीली डू इट. अब 35th करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The two corresponding angles formed by the intersection of two parallel lines by a transversal are this. Then value of इसकी क्या होगी. अब देखो दो corresponding angles intersection of two parallel lines. पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, ट्रांसवर्सल से हो रही है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, को इंटीरियर एंगल्स, उससे पिछली वीडियो जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था जनवरी वाला, उसमें मैंने आपको सारे एंगल्स समझाए थे. ऑल्टरनेट एंगल भी समझाए थे, एक्सटीरियर भी समझाए थे, कॉरस्पॉन्डिंग मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया था. अब देखो हर बार एक क्वेश्चन इस पैरेलल लाइन वाले से आ रहा है, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. अब जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये एंगल इक्वल होते हैं, सो दैट मीन दीज टू गोना बी इक्वल. अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये बन जाएगा 2x दैट इज इक्वल टू, इधर चला गया 40, तो x आ गया मेरा 20, तो 20 इंटू 4 80, 80 प्लस 30, मेरा आंसर आ जाना चाहिए 110. सो क्वेश्चन नंबर 103 का 35th का ऑप्शन नंबर 3, that should be the answer I should have. ठीक है जी. Now let's go to question number 36. Which of the following is used to record students problem solving ability, measurement ability and experimental ability को कहाँ पे आप record करते हो. Now that is the anecdotal record, that is actually where you measure all these things, उसको आप लिखते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो. तो it was on a memory based question. Question number 37. Now we have, now it's the trapezium. तो pencilation 2D 3D both are important for the exam. The distance between the parallel sides AB और CD of a trapezium ABCD given है आपको. तो distance between the parallel sides that is given 12 सेंटीमीटर. AB छोटी है, CD बड़ी है, AB इज लेस देन CD. CD का मेजरमेंट गिवन है, AD और BC का मेजरमेंट भी गिवन है. हमें निकालना है एरिया. एरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, दैट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनका और मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है. हाइट मतलब उनका बीच का डिफरेंस जो मुझे गिवन है. डिफरेंस तो मुझे गिवन है यहाँ पर ये रहा, और एक पैरेलल साइड गिवन है, दूसरी नहीं गिवन. तो लेट्स सी कैसे, पहले फिगर बना लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे फाइंड करना है. तो CD गिवन है, तो CD बड़ी है, तो CD को नीचे बना लेते हैं. लेट्स से दिस इज CD, दिस इज 24, दिस वुड गिवन हियर. अब बनाते हैं AB, so this is A and this is B, A B C D. now AD कितनी है, AD है 13, BC भी 13, मतलब ये आइसोलेस ट्रेपेजियम है. तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे गिराता हूं और ये मुझे गिवन है 12 है, अभी मेरी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, इस साइड भी और इस साइड भी. और आइसोलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो जब यहां से मैं परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं तो ये मेरा बीच में रेक्टेंगल बन जाएगा. ठीक है. नाउ पाइथागोरस भी एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने हमें फॉर्मूला दिया था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर 12 है, तो बेस जो मुझे निकालना है
I can find out the base by square root hypotenuse square minus perpendicular square. Hypotenuse है 13, that is 13 का square 169, perpendicular 12 का square 144, difference आया 25. Now square root of that is 5, मतलब यहाँ पर 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, दोनों आइसोलेस ट्रेपेजियम है मेरा, दोनों ट्राइंगल्स मेरी राइट एंगल ट्राइंगल है, सेम मेजरमेंट है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी 5 ये भी 5, बीच में बचा कितना 5 + 5 10, 24 माइनस 10, तो बीच में बच गया 14, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये भी हो गया 14. नाउ इस फॉर्मूला के अंदर जो मुझे एरिया निकालना है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स आएगा 14 + 24, दैट इज 38 मल्टीप्लाइड बाय हाइट. हाइट गिवन है मुझे 12. नाउ इफ आई सॉल्व इट, दिस इज 2 × 19. नमस्कार भैया. तो 19 × 12, दैट इज, आई एम सॉरी, 19 × 2 38, तो लास्ट में आएगा 8, दैट मीन्स दिस इज द आंसर. 19 × 2 38, 3 रिमाइंडर, तो वी गेट द आंसर एज 228. इस तरह का क्वेश्चन आपने क्लास 9th 10th में शायद पढ़ाया होगा, एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन है एक, आई रिमेंबर इट. चलो आगे चलते. नंबर 38. Number 38 says, following data shows the number of wickets taken by a player in test 11 last 11 matches played by him. और तो ये नंबर्स दिए, विकेट्स उसने कितनी ली हैं, किसी प्लेयर की हो सकती है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड ऑफ द अबव डेटा. तो मीन क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स. तो ये हो गया सम डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ द टर्म्स. और मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम्स अपीयर हुआ होता है. तो मीन क्या होगा, इनको ऐड करना पड़ेगा. 1 + 0 + 2 3 + 4 7, 7 + 3 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19. तो ये तो हो गया 19 मैचेस. और जो नंबर्स है वो है 11. और मैक्सिमम टाइम्स कितने विकेट्स लिए हैं, 1 2 3 का. मोड होगा मेरा 1. तो अगर मैं इसका डिफरेंस लूँ, 11 इज द एलसीएम, 19 माइनस 11, दैट इज 8/11, ये मेरा आंसर हो जाएगा तैयार. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 फॉर द क्वेश्चन नंबर 38 वी हैव. आई होप इट इज क्लियर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. A 9-digit number 565x9274y is divisible by 88. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ. 88 इसका मतलब किस पे जाना चाहिए, 8 और 11 पे जाना चाहिए. क्यों इन दोनों नंबर पे जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स हैं. 88 तो 44 × 2 भी बनता है, बट वो को प्राइम नहीं है, एचसीएफ उनका 1 नहीं है. तो जब भी कोई बहुत बड़ा नंबर से डिविजिबिलिटी फैक्टर चेक करना हो, उसका जो डिवाइजर्स होते हैं वो को प्राइम होने चाहिए. को प्राइम मतलब उनका एचसीएफ 1. तो अब ये दोनों 8 और 11 पे जाना चाहिए. तो अब मुझे देखना है कि वैल्यू ऑफ 2x + 3y, तो x और y की वैल्यू निकालनी है. अब अगर इससे 11 पे जाना है तो लेट्स सी क्या बनता है. 5, अब 11 पे जाने का डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा. 5 + 5 10, 10 + 9 19, 19 + 7 26 + y. ये हो गया सम. फिर हम करते हैं अल्टरनेट नंबर्स का. ये हमने सब लिए थे राइट हैंड साइड से, ऑड नंबर सब लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से इवन नंबर्स, इवन प्लेसेस आई मीन. तो नाउ वी गॉट 6 + x, 6 + 2 8, 8 + 4 12 + x. नाउ दैट मीन्स इनका जो डिफरेंस है दैट शुड बी ईदर 0 या मल्टीपल ऑफ 11. सो 26 - 12 इज 14 minus x plus y. This what exactly I get to get. This should be either 0 or 11 का multiplication, multiple. And when we talk about 8, तो लास्ट में अगर 8 चाहिए मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से. कैसे? 8 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि मुझे लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो मुझे 8 से डिवाइड चाहिए. तो करके देख लेते हैं. 8 × 9 72, रिमाइंडर 2, अब 2y
8 into 1 8, 8 into 2 16, 8 into 3 24. That means the y should be 4. तो मेरी y की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी. सॉरी, y की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी. सो x के लिए 14 प्लस 4 18. अब x एक सिंगल डिजिट है, तो दैट मीन दिस शुड बी 7. तो x अगर 7 है, 7 to 2 14 plus 3 into 4 12. The answer should be 26. I hope this is quite clear. 39th question, just try to look at this once again. It says मुझे एक नंबर को 88 से डिवाइड करवाना है. 88 से डिवाइड करवाने के लिए 8 और 11 पे जाना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ये को प्राइम नंबर होने चाहिए. 88 के जो डिवाइजर्स है को प्राइम होने चाहिए. 11 पे अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे? ऑल्टरनेट जो नंबर्स होते हैं उनका सम करते हैं हम लोग दोनों तरफ से, देन उनका डिफरेंस लेते हैं. डिफरेंस या तो 0 पे हो या डिवाइड हो 11 पे, मल्टीपल हो 11 का. तो इस और 8 के लिए क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट्स मेरे 8 पे डिवाइड होते हैं. तो 8 इंटू 972, 2y आया था. 2y मतलब ये 24 होना चाहिए, तो y की वैल्यू 4 होनी चाहिए थी. अब जब मैंने y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 14 माइनस एक्स प्लस वाई में, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गॉट 14 प्लस 4 18, 18 माइनस एक्स. अब 18 माइनस एक्स, एक्स 18 नहीं हो सकता बिकॉज ये सिंगल डिजिट है, तो अब इसको 0 नहीं हो सकता था, 11 का मल्टीपल होना चाहिए था. तो 18 में 11 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल बनता है 11, तो मतलब मुझे 18 में से 7 माइनस करना पड़ेगा. तो 7 मेरे x की वैल्यू रखी, x कम्स आउट टू बी 7, उनको यहाँ रखा. 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 7 14, 3 इंटू वाई, 3 इंटू 4 12. आई गॉट द आंसर 26. ठीक है जी, डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन. तो आगे चलते हैं. नंबर 40. Many occupations such as accountancy, banking, shopkeeping, tailoring, etc. requires mathematics directly or indirectly. This is an explanation of dash professionalism, disciplinary, cultural या utilitarian. Of course, उपयोगितावादी. Utilitarian. That is the answer to this. Question number 41. It is O is a point on the line AB. Rays OC and OD are drawn on the same side of AB such that OC is perpendicular on OD, AOC is x, BOD 3x, BOD is equal to what? So let's make some space first of all. O is a point on line AB. Let's take this is A and this is B, and O is the point here. Now OC and OD are drawn on the same side of AB such that they both are perpendicular. So let's make them as a perpendicular here. C is here and D is here. So let's make this as a 90 degree. Angle AOC is x, so this should be x, and BOD is 3x, this should be 3x. Now angle BOD, this 3x we have to find out. Now it's quite simple. We say it's a number line, it's a straight line. तो जो एंगल्स होते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल सबका 180 होता है. तो वी हैव x बीच में 90 डिग्री प्लस 3x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. दैट मीन्स 4x is equal to 180 minus 90, 90. X, that is 90 by 4 comes out to be 2.5 degrees. मुझे निकालना है BOD, so that is multiply by 3, that is 67.5 degrees, which is nothing but 67 and a half, so that is also the answer. Clear? Quite straightforward question it was. Look at the next one now. 42. For teaching addition of integers at a upper primary stage, मतलब 6 to 8, which of the following is least useful? सबसे कम useful क्या होगा? Use of chart paper, use of stairs, use of lift, use of number line. Of course number line तो सिखानी चाहिए बाद में. Use of lift भी you can make them happen. Use of stairs भी वो समझ जाएंगे. Chart paper छोटी classes में होता है, so that is least useful. वो least useful है उनके लिए. Let's go for the next one. Question number 43. If x is equal to k is the solution of the equation, then what is the value of this? तो x is equal to k, तो x को मुझे k के इक्वल रखना है.
तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट. So x minus 4 by 7 minus 1 is equal to 5 minus x upon 3 plus x. This is what exactly they are saying. So let's solve this. सारे x एक साइड ले आते हैं. x minus 4 upon 7 राइट हैंड साइड आएगा से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. माइनस 5 माइनस x by 3, ये भी माइनस हो जाएगा. माइनस एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू 1. नाउ लेट्स टेक एन एलसीएम फर्स्ट. 7 and 3, LCM is 21. 3 into x 3x minus 3 into 4 12 minus 7 into 5 35. 7 now minus into minus plus हो जाएगा. 21 divided by 3 7. 7 into x 7x minus 21 divided by 1 21. This is 21x. Now that is equal to 1. So this is 3x plus 7x 10x minus 21x, that means minus 11x. This is minus 12 minus 35, that is minus 47. Divide by 21, that is equal to 20, that is equal to 1. Cross multiply. So we get minus 11x minus 47 is equal to 21. So x values comes out to be, if we add it, this is 68. Divide by 11. And that also in minus. Minus 11x minus 27, this come minus 11, that's right, it's minus it. X हो गया minus 68 by 11. Now if I put this value here, this is minus 68 by 11 into 11 plus 18. So this value comes out to be, the numerator will be minus 50, and at the bottom we get same value, minus 68 minus 12, that is minus 80, because this value which we have calculated, this one, this is of 11k, and that is in both the places, numerator as well as denominator, so we can use the same value. Minus 68 minus 12 is minus 80, minus 2 minus cancel, 0 to 0 cancel, I get the value 5 by 8. That is the option number 4 I have. So that is the answer to question number 43. Now let's go to the question number 44. Minu wrote some numbers on the blackboard and arranged them in ascending order as 2 is less than 7, less than 9, less than 12. Then she multiplied each number by minus 1 by 2. Identify the correct statement regarding the above situation. The number of terms in the ascending order will change. If I multiply this, sorry, number of terms in the ascending order will change, that is right, because we are multiplying with minus 1 by 2. So whenever you multiply with minus or divide by minus, the number which is greater, that becomes lesser. For example, if I take the first two parts only, now 2 is less than 7, but if I multiply it by minus 1 by 2 on both the side, it becomes minus 1, and this becomes minus 7 by 2. Then the sign gets changed, because now minus 1 is greater than minus 7 by 2, because as soon as we move to the left hand side of the number line, जो नंबर होता है मेरा वो छोटा होना शुरू हो जाता है. तो चेंज तो होगा ही, ऑर्डर चेंज होगा ही होगा, बट क्या ये यहीं पर होगा? लेट्स सी दैट. असेंडिंग ऑर्डर नंबर विल स्टिल रिमेन द सेम, बिल्कुल भी नहीं. मीन ऑफ नंबर्स विल रिमेन द सेम, नेगेटिव हो जाएगा, वो भी नहीं. असेंडिंग ऑर्डर विल नाउ बी चेंज टू डिसेंडिंग ऑर्डर. एब्सोल्युटली राइट, दैट इज द आंसर आई शुड हैड. बिल्कुल ठीक बात है. द सेम वे यू कैन फाइंड आउट फॉर द अदर्स ऑल्सो. ये रूल फॉलो होने वाला है. नंबर 45. Which of the following represents the most important capabilities of learners to be assessed in mathematics? तो ऐसी कौन सी जो most important capabilities हैं learners की जो assess की जाती है mathematics के अंदर? So पहली है ability to use abstractions to perceive relationships.
ability to memorize all the formulae given the textbook, ability to apply mathematical concepts to solve problem related to daily life situations, ability to score full marks in the mathematics. तो most important capabilities है, देखो 100 मार्क्स हर बच्चा नहीं लाता, so we can't say that. तो डी वाले ऑप्शन तो आउट ही कर दो सीधा सीधा आप। तो लो सारे आउट हो गए, मेरा आंसर ए एंड सी बन गया ऑटोमेटिकली एलिमिनेशन से। एबिलिटी टू यूज एब्स्ट्रैक्शंस टू परसीव रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक है। अप्लाई मैथमेटिकल कंसेप्ट्स इन डेली लाइफ सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। इवन फॉर्मूला सारे लर्न करना, ये भी कैपेबिलिटी हम नहीं देखते कि सारे कुछ एक आधा छूट भी जाता है बच्चे से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर 46, द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल का गया। The cost price of an article is 750. It is sold by 608 by giving 24% discount on its marked price. Has it been sold on its marked price? What had been the profit percentage? इस तरह का क्वेश्चन शायद हमने पिछली किसी वीडियो में भी जरूर किया था। अब देखो कॉस्ट प्राइस आपको मालूम है 750 रुपीज़ है, सोल्ड फॉर 608, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस है। डिस्काउंट मैं किस पे देता हूँ? मार्क्ड प्राइस पे देता हूँ। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया होगा कि जब हम बात करते हैं डिस्काउंट की, तो जो भी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब 76%, 24% माइनस करने के बाद ये मेरा सेलिंग प्राइस हुआ होगा। 76% मार्केट गए, 1000 रुपये की टी शर्ट खरीद, MRP है, 10% का डिस्काउंट मिला, 100 रुपये मिला, 900 रुपये पे किया। वो 10% डिस्काउंट मिला, 90% पे किया ना। सेम वे 24% डिस्काउंट है तो 76% पे किया। तो 76% ऑफ मार्क्ड प्राइस जो भी है मुझे नहीं पता, दैट इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑल्सो, है ना। अच्छा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, 608 दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 608। तो अब मुझे वहां से मार्क प्राइस मिल जाएगा। नाउ 76 608 किस पे जाएगा? 6 इंटू 8 48 होता है। लेट्स राइट, क्या ये 8 पे जाएगा? 8 इंटू 6 48, 4 रिमाइंडर, 8 इंटू 7 56 प्लस 4 60, बिल्कुल ठीक, ये जाएगा 8 पे। दैट मीन जो मार्क प्राइस है उस आइटम का, दैट इज 8 इंटू 100, 800 रुपीज़ है। अब 800 रुपीज़ उसका मार्क प्राइस है। वो कहते हैं अगर आप इसको बेच देते मार्क प्राइस पे तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता? अब आपका मार्क प्राइस ही आपका सेलिंग प्राइस बन गया, और आपका प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 800 रुपये, कॉस्ट प्राइस 750 रुपये, प्रॉफिट हो गया 50 रुपये का, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस विच इज 750 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो यू विल कैलकुलेट दिस, 10 से 10 कैंसिल, 5 इंटू 1 15, 5 इंटू 3 5 इंटू 20, 20 का मतलब हो गया 6 एंड 2/3%, 20/3, 6 एंड 2/3%। मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 46। दैट इज द आंसर आई हैव। Okay, the next question we have 47th. It says the value of 31096 divide 2704 divide 2 and so on। मतलब ये दोबारा से हमारा क्या आ गया? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑलवेज से, ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा से हम बात कर लेते हैं बोर्ड मास की थोड़ी सी। BODMAS, इवन मैंने आपको V बोर्ड मास भी बताया पिछली वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास डिवाइड है, ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई नहीं है प्लस सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे एज पर दिस क्वेश्चन। तो ब्रैकेट सबसे पहले यहाँ पर है 2704 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू बनेगी 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 1 0 10, 2 इंटू 5 10, 1352। उसके बाद मुझे सॉल्व करना है दिस पार्ट, तो लेट्स सॉल्व दिस ऑल्सो। 31096 डिवाइड बाय 1352। I'm sorry, let's try to find out some shortcut। 1352 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 8 पे बनता है। 13 इंटू 3 होता है 3900, तो 300 से नीचे जाएगा, 30 से नीचे आई मीन। दिस शुड बी ईदर बाय 28 और 23। चलो लेट्स टेक 23 को लेके देखें। 2260 या 26 ट्राई किया जा सकता है, बिकॉज 13 इंटू 2 26, 23 से ट्राई करते हैं।
So 23 into 5, that is 115. 23, अच्छा 23 पे नहीं जा रहा ये, ओके 8 पे लेके चलते हैं। चलो इसको सबसे पहले 16 पे भी वैसे 8 पे लेके चलते हैं, लास्ट के 3 डिवाइड डिविजिबल ईजी करते हैं क्योंकि पूरा नहीं कटने वाला जिस तरह के आंसर्स है ना, सो इट विल नॉट गेट कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो 8 पे लेके चलते हैं। 8 इंटू 1 8, 55, 8 इंटू 6 48, 72, 8 इंटू 9 72। अब इसको 8 पे करते हैं। मैंने पहले ही देख लिया था 96 है और यहाँ देख लिया था 352 है, ये मुझे दिख गया था राइट। तो 8 का टेबल तो समझ आ रहा था, इसलिए आई एम गोइंग विद 8 का टेबल फर्स्ट। 8 इंटू 3 24, 70, 8 इंटू 8 64, 69, 8 इंटू 8 64, 56, तो 8 इंटू 7 ये 13 पे जाता है। तो क्या ये भी 13 पे जाता है? लेट्स चेक इट आउट। 13 इंटू 2 128, या ये 13 पे नहीं जाएगा आई बिलीव सो राइट। चलो आइडिया लेके चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पहले इनको भी ऐड कर लेते हैं। ज़्यादा कैलकुलेशन में जाएंगे ना तो और ट्रिकी हो जाएगा। यहाँ से हम अप्रोक्सीमेट आइडिया तो ले ही सकते हैं कि 169 का इंटू 20 समथिंग होने वाला है ये। इसको भी ऐड कर लेते हैं, लास्ट डिजिट के ऊपर खेलेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। सो लेट्स सी दिस। जीरो 0.67838 प्लस 0.63 प्लस 0.059, 0.6738 प्लस 0.6300 प्लस 0.059, इसको एक 0 यहाँ पर। नाउ लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम। आई गेट 8, 3 and 9 12 2, 1 and 7 8, 3 11 5 16 6, 13, तो ये हो गया 1.3। इसमें से माइनस करते हैं 0.79। नाउ आई विल गेट 8 minus 0 8, 2 minus 0 2, 16 minus 9 7 and 12 minus 7 5, तो दिस 0.5728। चल लास्ट डिजिट तक अभी गेम जाएगी, चलो कोई ना चेक करते हैं। ये मुझे लग रहा है दिस शुड बी द आंसर। अच्छा ये भी है 5728, ठीक है। तो चलो लास्ट डिजिट तो मेरे पास आ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो मैं कह रहा था 13 के टेबल पे, क्योंकि 116 13 का स्क्वायर है तो ये बस 13 पे ही जाएगा, एक बात गारंटीड है अब। सो लेट्स 13 इंटू 2 26, 128 इंटू 9 117, फिर 11 बच गया, अगेन 117। अब ये दोबारा जाएगा। 13 इंटू 2 26, 39, दैट इज 23। तो ये वाला आंसर होगा मेरा 23.5728 वाला, इसका मतलब है, ठीक है जी। सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट सम, ट्राई टू फाइंड द शॉर्टकट्स। तो इस तरह मेरा आंसर, क्योंकि दिख तो गया था 13 पे जाना ही है, तो बस इतना था कि 23 और 24 का कन्फ्यूजन होना था, वो हमने कंप्लीट कर दिया। लास्ट के डिजिट्स का हमें यहाँ से आइडिया क्लियर हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। Cards bearing numbers 12, 13, 14 till 17, 71 are number on the card are kept in a box. Then a card is drawn on the box without looking into it. What is the probability का क्वेश्चन आया है मॉडर्न मैथमेटिक्स का, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया अब इसके बाद, इसका मतलब इस साल के लिए। द कार्ड ड्रॉन हैज द नंबर विच इज नॉट अ प्राइम। अब नॉट अ प्राइम, अब टोटल नंबर कितने हैं? 71 माइनस 12 दैट इज यू गेट 59 प्लस 160, तो टोटल कार्ड 60 है आपके पास, क्योंकि 11 तक नहीं है ना 71 में से। तो मैंने क्या यूज़ किया, मैंने फॉर्मूला यूज़ किया n इज इक्वल टू एल माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1। ये मॉडर्न मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है। या सीधा सीधा ऐसे ही सोच लो, 71 में से 11 कार्ड पहले वाले आउट है, तो यू गॉट ओनली 60 कार्ड्स विद यू। अभी जो सिर्फ 60 कार्ड्स बचे हैं आपके पास, तो बेस तो मेरा हो गया 60। तो सीधी सी बात है, ये वाले तो आंसर है ही नहीं, यहाँ से क्लियर कट हो गया आपको, ये दो आंसर होने नहीं वाले। अब मुझे बताना है प्राइम कितने और प्राइम कितने नहीं हैं। तो अब मैं कैलकुलेट करना शुरू कर देता हूँ। मेरे प्राइम कौन कौन से नंबर है, मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद बोला था कि 1 से लेकर 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए, है ना। तो चलो उसका यूज़ भी शुरू हो गया। तो 12, 13, 14 मुझे बताना है प्राइम नहीं है। तो मैं क्यों फाइंड कर रहा हूँ प्राइम है, क्योंकि प्राइम कम होते हैं और टोटल प्रोबेबिलिटी प्राइम होने की और ना होने की 1 होगी। तो जो भी मेरा टोटल नंबर आएगा
जो प्राइम होंगे वो मैं 60 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे नोट प्राइम नंबर आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स आ जाएंगे। तो आई हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 12 13, तो पहला प्राइम नंबर हो गया 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71, ये सारे मेरे प्राइम नंबर्स हैं। इतनी जल्दी कैसे किया? बड़े आराम से किया, सिंपल फंडा, मुझे डिविजिबिलिटी के रूल्स पता हैं। 2 लास्ट में इवन नंबर, 3 सम ऑफ डिविजिबल, 5 लास्ट में होगा तो 5 का जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड होता है तो मेरा 3 से डिविजिबल हो गया। प्राइम नंबर में 2 के अलावा कोई और इवन नंबर होता नहीं है। तो दैट्स सिंपल, यू कैन डू इट, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेट्स काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 प्राइम है तो बाकी 45 प्राइम नहीं है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3/4। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट नॉट अ प्राइम। क्वेश्चन नंबर 48 डन। The 49th question, let's see. Which one of the following is a teacher-centered method of teaching mathematics? देखो ग्रुप डिस्कशन में टीचर का तो काम ही नहीं है, तो टीचर सेंटर्ड तो नहीं हुआ। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हम प्रॉब्लम सॉल्व करके बताते हैं, वेरी गुड। लेकिन लेक्चर मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड भी नहीं है। ऑफ कोर्स द लेक्चर मेथड वही तो करते हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड, टीचर ही सब कुछ बोल ही जा रहा है। सो दैट इज अ लेक्चर मेथड व्हिच वी हैव। Let's go to the question number 50. Question number 50 which we have, it says the distance covered by a wheel of radius 25 centimeter. 1 second please. So the question number 50 says the distance covered by a wheel of radius 25 centimeter in 350 rounds is we have to find out. So let's see how to do it. तब डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर्स निकालना है। यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का। सो व्हाट डू वी हैव हियर, जो एक रेवोल्यूशन एक राउंड है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है 2πr। रेवोल्यूशन कंप्लीट सर्कुलर प्लेसमेंट, ठीक है। तो जब ये इस रोड पे चल रहा है तो जब ये पूरा घूम जाएगा तो उसको एक 2πr होगा, मतलब एक पूरा सर्कल बन जाएगा, एक राउंड बन जाएगा। दैट इज एक्चुअली द सर्कमफ्रेंस 2πr। तो 2 पाई का वैल्यू है 22/7, r इज गिवन 25 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में सीधा सीधा कैलकुलेट करना चाहूँ, बिकॉज आंसर मीटर में निकालना है, तो आई हैव टू डिवाइड इट बाय 100 बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हम बोलते हैं। So this is 1/4. So 2πr, this is the पैरामीटर, द सर्कमफ्रेंस हो गया। नाउ अब ये तो हो गया एक राउंड का, मुझे करने हैं 350 राउंड्स पूरे। सो इफ आई कैलकुलेट इट, सो 2 into 2, 2 into 11, 7 into 5, 0, तो ये बन गया 11 into 5 55 into 0 550 राउंड्स, 550 meters I mean. This should be the answer I have. Simple, straightforward. Let's go to the next one, 51.